So in the first part, last video you have seen what is interference of waves, I should say. Interference is a property which is shown by any kind of waves. Whenever two waves of those characteristics we have mentioned, they overlap, they produce interference. So interference is a wave phenomena, first of all. And this phenomena was observed in case of light also. That proves that light is also a kind of wave. We are actually dealing in terms of Huygens wave theory. We are assuming that light is a wave as described by Huygens, but as we know about Huygens wave theory, there were some drawbacks of Huygens wave theory. He was not able to explain whether light is a transverse or a longitudinal wave, but anyhow it is a wave. Now suppose you have, like in mechanical waves, you have two sound waves. They are having same frequency, जो हमने conditions उसमें लिखी थी. They have same amplitude, almost same loudness की दो sound waves हैं. Same direction में दोनों sound waves travel कर रही हैं और same medium में travel कर रही हैं. Same frequency की दोनों sound waves, हम दो tuning fork से same frequency की दो sound waves produce कर सकते हैं. तो हम उसमें इजीली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब दो साउंड वेव्स अगर हम दो पॉइंट सोर्सेस से क्रिएट करें और आप उन साउंड वेव्स को डिफरेंट डायरेक्शंस से सुनेंगे अगर, तो आपको मिलेगा किसी डायरेक्शन में वो साउंड वेव थोड़ी लाउडर है, किसी दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट होकर सुनेंगे तो आपको दिखेगा, सुनाई पड़ेगा कि उस डायरेक्शन में साउंड की इंटेंसिटी बहुत कम है, लाउडनेस कम हो गई है. So वो शो कर रहा है कि sound is having interference in some directions, constructively interfering, some directions destructively interfering. ऐसा आप पानी के सरफेस पर भी देख सकते हो. अगर आप मैंने कहा था दो स्टोन्स गिराते हैं अगर आप, तो आपको जो वेव्स बनती हुई दिखाई पड़ेंगे, आप उसमें इजीली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ऑन दैट वाटर सरफेस देख सकते हैं. बट इफ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट विथ टू लाइट सोर्सेस, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट S1 रख दूं छोटा सा, और एक डॉट लाइक S2 सोर्स भी रख दूं. डॉट सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं, एंड सपोज ये दोनों सोर्सेज एक ही कलर की हैं, कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और इसकी भी वेवलेंथ लैम्डा ही है. या फिर ऐसा करें हम कि एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ले ले, जैसे एक एक्सटेंडेड ट्यूबलाइट जैसा एक सोर्स है, और ये रेड कलर या ग्रीन कलर या कोई और एक कलर की, किसी एक कलर की लाइट एमिट करता है. हम इसको पूरा कवर कर दें और इसमें दो नैरो होल्स बना दें, दो छोटे छोटे से होल्स बना दें, जिससे कि यहां से जो लाइट वेव आएगी, यहां से भी लाइट वेव आएगी, ये इसी सोर्स से आने वाली है, इसी सोर्स से ये भी लाइट आने वाली है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की तो रहेंगी फिर, और एक ही सोर्स ऑफ लाइट था तो दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी भी सेम ही रहेगी. बट व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, ये दोनों सोर्सेस से जो लाइट आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में मिलेंगी, या यहाँ एक स्क्रीन लगा दूं, मैं सोचूं कि यहाँ से और यहाँ से जो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी और मुझे इस स्क्रीन पर कोई इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखेगा. लाइट का इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे दिखेगा कि कहीं पर लार्ज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहीं पर लेस इंटेंसिटी या जीरो इंटेंसिटी. तो जीरो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि देयर इज नो लाइट, मतलब वहां कहीं डार्क होना चाहिए, कहीं डार्क हो, कहीं ब्राइट हो, कहीं डार्क हो, कहीं ब्राइट हो. ऐसा हम सोचते हैं कि दिखाई पड़ेगा लाइट सोर्सेज में अगर लाइट वेव्स था. लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करो कि दो लाइट सोर्सेज आप लगा दो, या एक ही सोर्स के दो नैरो स्लिट्स ओपन कर दो कहीं से, और उसकी लाइट को हम किसी स्क्रीन पर रिसीव करके डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी इंटरफेरेंस पैटर्न्स को देखने की कोशिश करें, तो हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता. अब यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दो पॉइंट सोर्सेज से लाइट आ रही हैं, सारी बातें ट्रू हैं उसमें, वो मोनोक्रोमैटिक है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. दे हैव ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी के भी हैं, और दे आर नैरो सोर्सेज, बहुत नैरो हैं और बहुत पास भी रखे हैं कि इन दोनों की लाइट्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही है. ये सोर्स ऑफ लाइट अपनी ऐसे एमिट कर रहा है और ये वाली सोर्स ऑफ लाइट ऐसे एमिट कर रहा है, तो एक रीजन हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो ओवरलैप हो भी रहा है. तो इस ओवरलैप रीजन में ये सारी बातें जब हमें यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद हमें इंटरफेरेंस क्यों नहीं मिल रहा था? एक्चुअली इस वाले में, इस कंडीशन में एक कंडीशन शायद नहीं सेटिस्फाई हो रही है. कौन सी कंडीशन? इट इज दैट दे हैव ए जीरो और ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्यों ऐसा होता है? मतलब इस तरह के जो दो वेव्स हों, जो एक ही पॉइंट, दो पॉइंट सोर्सेस से वेव्स एमिट कर रही हैं, और वो सारी कंडीशंस हैं
कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम इंटेंसिटी के हैं, वेरी क्लोजली प्लेस्ड सोर्सेज हैं, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर उन दोनों वेव्स के बीच फेज डिफरेंस किसी एक डायरेक्शन में जीरो या कांस्टेंट ना बना रहे, कांस्टेंट ना रहे, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि उन दोनों वेव्स का किसी एक डायरेक्शन में जो फेज डिफरेंस है या तो जीरो है, मैंने जैसे कहा था दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ चली तो उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो, मतलब क्रेस्ट ट्रैवलिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ट्रैवलिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, तो क्रेस्ट एंड आर ओवरलैपिंग, ट्रफ एंड ट्रफ आर ओवरलैपिंग। और इफ देयर इज अ डिफरेंस, सपोज द डिफरेंस इज ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक वेव अपना ऑसिलेशन पूरा पहले करके चला गया, दूसरा ठीक एक ऑसिलेशन के बाद शुरू हुआ, इवन देन दे विल ओवरलैप इन द क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मेशन। मींस कि एक वेव ने यहां से शुरू किया था, वो एक ऑसिलेशन जब करके आगे बढ़ चुका था, तब जाके दूसरी वेव ने अपना ऑसिलेशन शुरू किया, मतलब एज इफ ये वाला ऑसिलेशन यहां पहुंच चुका था तो अब इसका ये पहला ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब इसका ये दूसरा ऑसिलेशन बन चुका है और इसका अभी ये पहला ऑसिलेशन। इवन देन क्रेस्ट एंड क्रेस्टी और ट्रफ एंड ट्रफी तो ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसे में भी हमने देखा था कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस हो सकती है सेटिस्फाई या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर एक फेज डिफरेंस ऑफ हमने जो निकाला था लास्ट 2n-1 पाई। तो लाइट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, लाइट में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो यहां पर हम समझना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेस बीइंग कोहेरेंट। मैकेनिकल वेव्स में, साउंड वेव्स में, वाटर वेव्स में कोहेरेंट सोर्सेस को क्रिएट करना बहुत इजी है, ओके। बट लाइट में अगर आपको इंटरफेरेंस देखना है, ये मैंने लिखा कंडीशंस नीडेड टू हैव सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब मैं ऐसा इंटरफेरेंस जो होता हुआ देख सकूं, जिसमें मुझे मैक्सिमाज एंड मिनिमाज लगातार किसी पॉइंट पर दिखाई पड़े। एक जगह पर मैक्सिमा है तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, कहीं मिनिमा है तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो है या बहुत मिनिमम है, ये मुझे दिखाई पड़े मतलब मुझे ऑब्जर्व हो, कुछ समय तक तो दिखाई पड़े हैं कि वो मैक्सिमा बना तो था लेकिन इतनी कम समय के लिए बना था कि मुझे दिखाई नहीं पड़ा। नेक्स्ट मोमेंट वहां पर मिनिमा बन गया, फिर नेक्स्ट मोमेंट वहां पर मैक्सिमा बन गया, तो मैं उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा हूं कब मैक्सिमा बना कब मिनिमा बना। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब वो प्रोलॉन्ग्ड वे में एग्जिस्ट करे, हाँ, तो ऐसा कब होगा। साउंड वेव्स में और वाटर वेव्स में ये क्यों हो पा रहा है, लाइट वेव्स में ये क्यों नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग मतलब कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। थिंक अबाउट ये एक पार्क है, एक बाउंड्री जिसमें देयर आर सेवरल चिल्ड्रन प्लेइंग, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इसमें खेल रहे हैं, एंड दे आर some of them are boys, some of them are girls, so boys and girls of almost similar nature, सब सेम हाइट्स के हैं, सब सेम एज ग्रुप्स के हैं, सब बच्चे एक साथ खेल कूद रहे हैं, ओके। सो दे आर एग्जिस्टिंग रैंडमली, दे आर डूइंग वॉट एवर एक्टिविटी दे लाइक टू डू। नाउ इस पार्क में एक गेट है, गेट 1, एक दूसरा गेट है, ये भी गेट 2 है, एक जैसे दो गेट्स हैं, वेरी क्लोज टुगेदर, ओके। Now they were asked to come out of this gate. The picnic is over. Now let us go back and sit in our buses, and we are going back. Okay. So here there was one observer standing, asking them to come out, and they were directed to go out from gate 1 and gate 2. Some children were asked to come out from gate 1. Some children were asked to come out from gate 2, and they were asked to come out in a very patterned way, systematic way. How they were asked to come out? They were asked कि first child will come out from gate 1 is a boy. Simultaneously another boy will come out from the gate 2. First boy, and after that there will be next first girl and then first girl child, and so on, followed by that another boy, that is second boy, again from here also second boy. So they come out in this pattern, okay. Let us just compare it with a wave, that these two trains of children coming out in a line, let us compare it with two identical waves, as if a boy is like a crest of a transverse wave and a girl is like a trough of a transverse wave. So
both the gates were opened simultaneously at same instant. Okay. Now this observer is going to receive the two trains of children. So what he will receive? The first boy, when the first boy of gate 1 reaches to observer O, the first boy of gate 2 also reaches. So observer O reports, I received first boy and first boy. That is a crest from gate 1 and a crest from gate 1. They overlapped me. They crossed me means they overlapped. And next moment what he says, now the first girl has approached, another first girl has approached. Matlab he says a trough and a trough has overlapped. So what type of superposition is he reporting? His report should be a constructive superposition. Right? And he says, in along my direction, the two trains of children, the two waves are having a phase difference of 0. First one. Second, first girl. First, second boy. That is how he is going to receive. Now there is another observer, suppose. Now they are asked to go towards observer O1. The two trains of the children were directed towards O1. Now they started moving towards O1. But can you see this O1 is O1 observer is little closer to G1 and it is now little away from G2. Once again these gates were opened in the same instant, at the same instant, and the two trains of the children started moving towards O1 now. But what happens is, by the time the first child of gate 1 crosses O1, the first child of gate 2 reaches here only. But this is Y1 and this is Y1. Right? Boy from gate 1, this is Y1 from gate 2. Right? Now if you see, he might have crossed, then this is that extra distance which he is lacking. Right? But the boy is over here only. So this distance is to be travelled by this boy, an extra distance to chase this person, to reach this person, this boy. Right? So what he observes, by the time boy 1 of gate 1 reaches, the boy 1 of gate 2 has not yet reached. And after a while, the boy 1 crosses him and the girl 1 reaches, and that time the boy 1 reaches of gate 2. Okay? So what observer O1 says that there is a phase difference. The two waves are not reaching to me at same time, even though the gates were opened at the same time, just because the two gates were not at same distance. The distance of the two sources were not same from this observer O1. So the one which is closer, the child from that gate reaches little earlier. The gate 2 which is little far away, the child travels a little later, reaches later to this observer. And suppose it happens, when he receives the first boy of gate 1, he receives no one from gate 2. Now when he receives the first girl from gate 1, he receives the first boy. Means now he is finding out an overlapping of a crest of gate 2 and trough of gate 1. Destructive. He reports there is a destructive superposition. And next moment what will happen? This girl 1 will cross here, and here the second boy will reach, and here the first girl will reach. Again he will report it is destructive. Means this observer O1 will keep on reporting destructive. Right? Observer O continuously reports constructive. Observer O1 O reports constructive, O1 reports destructive. And this observer say that there is a phase difference of what? Half an oscillation. Half of oscillation means pi radians. Okay, so there is a phase difference of pi radians. Same thing you can give an argument. Suppose you put another observer. The difference of distance has further increased. It may happen there is another observer O2. And what happens to this observer? From gate 1 the child 1 reaches, boy 1 has reached, nobody from gate 2. Boy 1 has crossed, girl 1 has reached, nobody still reached from gate 2. Girl 1 has crossed,
boy 2 has reached from gate 1 and now the very first boy from gate 2 has reached. So boy 1 overlaps with boy 2 of gate 1. इसका boy 2 gate 1 का boy 1 से overlap करता है, तो फिर से boy and boy means crest and crest overlap हो गए. फिर इसका गेट, इस गेट 1 से गर्ल 2 गेट 2 का गर्ल 1 से ओवरलैप करेगा, बट इवन देन गर्ल एंड गर्ल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब crest and crest, trough and trough. So this person again will report constructive, but his report and his report are different. How they are different? He says constructive but phase difference is 0. He says constructive but phase difference is 2 pi radians. So along different directions we may get constructive and destructive. Same thing may happen on the other side also. Similarly, if it is done on the other side also, right? So along different directions. But now let us take another situation. Let me say this gate 1 and gate 2 are open and there is an observer O. O here. This is gate 1, this is gate 2, and the 2 trains of children were asked to move towards O. Now what does he say? What happens is gate 1 is open, gate 2 is also simultaneously open. But by the time some children have gone out, gate 2 is now closed for some time. Some children have gone out, they have come out. Boy and boy was overlapping, girl and girl was overlapping. First boy, first girl. Means it was like a constructive superposition going to take place. So these train of children, when they reach to O, the observer will say yes, constructive. But maybe say 4 or 5 girls have come out. This gate 2 was closed for some time. Gate 1 was open, but gate 2 was closed for some time. Means now the wave was not allowed to come out through gate 2, but gate 1 is still the wave is going on. So what may happen? For those 4 or 5 children, observer may say yes, there was a constructive superposition. But are you sure after those 4 or 5 children from both the gates have crossed, he will still say that there is a constructive superposition? There is a possibility that gate 2 was closed for such a short duration that a difference of 1 child came in between. एक बच्चे के निकलने का जो समय था उतनी देर के लिए गेट बंद कर दिया था. तो अब उस 4-5 बच्चों के बाद जो बच्चा बाहर इस गेट 1 और गेट 2 से आएगा, गेट 1 से बॉय आ रहा होगा तो गेट 2 से शायद अब गर्ल आ रही होगी. तो आफ्टर दोस 4 or 5 children have crossed observer O will say now a destructive has started taking place. ठीक है. Now suppose again for some time gate 2 was closed for again same duration की एक बच्चा डिले हो गया. गेट 1 ऑब्जर्वर विल से यस, फिर से कंस्ट्रक्टिव होने लगा, फिर से बॉय मिलने लगे. मतलब ये हुआ अगर ये दोनों सोर्सेज में से कोई भी एक सोर्स या दोनों सोर्सेज में रैंडमली कोई एक सोर्स थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाए, थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाए, रैंडमली अगर होता रहे ऐसे, तो क्या होगा? This observer may not be able to report that there is a continuous constructive or continuous destructive. Randomly there will be sometimes, for some time there is constructive and then for some time there is a destructive. हो रहा होगा, but वो randomly change हो रहा होगा, है ना? और अगर वो बहुत rapidly change हो रहा है तो observer O will be confused. अरे पता नहीं क्या हो रहा है, I'm not able to see कुछ constructive होता है कि destructive हो रहा है. So such a interference where it is not going to continuously occur, that one point constructive and at one point is destructive, then such as interference will not be called as a sustained interference. Sustained means when the two sources are continuously emitting the waves and those waves are having a zero or a constant phase difference. Okay? So when the two waves were continuously coming towards O, the observer O said there is a phase difference of 0 and the two gates were kept on, they were kept open. Observer A says that is constructive. But for some time gate 1 was closed, for some time gate 2 is randomly closed, or it is happening randomly. Observer O may say phase differences are randomly changing. Sometimes the phase difference becomes 0, sometimes it becomes 1 pi, sometimes it becomes 2 pi, and again sometimes it becomes 0 and so on. It is changing randomly. So here it may, observer may say the phase differences are changing randomly, so the two sources of waves are not coherent. They are not coherent. So when do we say the two waves are coherent? The two sources are
coherent. The two sources are coherent when they emit two such waves between which the phase difference is either zero or constant in a particular direction. Means दो सोर्सेज लगातार ऐसी वेव्स एमिट करते रहे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम डायरेक्शंस में एमिट करते हो, और कि उनके फेज डिफरेंसेस अगर हैं तो वो कांस्टेंट है, और अगर नहीं है तो जीरो है, और वो जीरो है जिस डायरेक्शन में लगातार जीरो है, जिस डायरेक्शन में फेज डिफरेंस पाई है वो लगातार पाई है, जिस डायरेक्शन में फेज डिफरेंस 2 पाई है वो लगातार 2 पाई है, वो कभी चेंज नहीं होगा. तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं. ठीक है. लाइट में ऐसा क्यों नहीं होता? लाइट में ऐसा क्यों नहीं होता? दो साउंड वेव्स, मैं दो ट्यूनिंग फॉर्क्स ले लेता हूं. एक ट्यूनिंग फॉर्क whose frequency is 500 hertz, another tuning fork which is again of 500 hertz. If I hit a tuning fork and keep it somewhere static like this, it keeps on emitting sound of frequency 500 hertz continuously. ये भी 500. So if I put two sources of 500 hertz very close together, you will hear two sounds together, sound of this tuning fork as well as sound of this tuning fork. But if you hear the sound of this pair of tuning from all around, you will find the sound's intensity in different directions are different, because these two sources of sound, tuning forks producing sound waves, are coherent sources. They are emitting sound continuously. Their waves are not interrupted in between. बीच में रोक दिया, बीच में फिर चल पड़ा, ऐसा नहीं हो रहा. कंटिन्यूअसली साउंड वेव्स एमिट होती हैं. तो साउंड वेव्स में, मैकेनिकल वेव्स में कोहेरेंट सोर्सेस को क्रिएट करना आसान है. लाइट में ये क्यों नहीं होता? तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लाइट सोर्सेस लाइट एमिट करते कैसे, हाउ लाइट इज एमिटेड. ओके, तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब समझ में आ गया. टू सोर्सेस of waves, maybe light waves or any other waves, चाहे वो light waves हो, sound waves हो, water waves हो, कोई भी दो sources of waves, two sources of waves emitting two waves of same frequency along a particular direction, having a zero or a constant phase difference. Having a constant phase difference, they are called as coherent sources of those coherent sources. So mechanical waves, as I said, are easy to create. In mechanical waves, it is easy to create coherent sources of waves. But why it is so difficult in case of light waves? To understand that, we need to understand how light is emitted from any source. कोई source light ऐसे emit करता है. So you must have noted on these 5 points. So let me rub it off. And let us learn how light is emitted. You know, एक atom, हम एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं. एक एटम में क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है? इन एन एटम लाइट सोर्सेस देखिए कैसे. लाइट सोर्स, एनी लाइट सोर्स, लाइक दिस ट्यूब लाइट इज एमिटिंग लाइट. व्हेन यू पुट ऑन ए कैंडल, यू पुट ऑन ए एलईडी, एनी सोर्स विच एमिट्स लाइट, हाउ डज इट एमिट लाइट? लाइट एमिट कैसे होती है? यू नो, एक एटम में एक न्यूक्लियस है, where you have positive charge, maybe number of positive charges depending upon how many protons are there. I'm telling that there is some positive charge, and around that positive charge there are electrons revolving in different orbits. These are orbits in which electrons are revolving, isn't it? ये है structure एक. Now these orbits in which these electrons are revolving have a particular amount of energy. Every electron is having some amount of energy because it is revolving. It is having kinetic energy depending upon how far away it is from this orbit, from this nucleus.
उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट इसके पास, हर एक के पास एनर्जी है। जितनी जितनी क्लोजर है ये इलेक्ट्रॉन जितने क्लोजर ऑर्बिट्स में है, ये एनर्जी उतना ही लो है। जितना ही वो आउटर ऑर्बिट्स में है, वो एनर्जी उतना ही हायर है। आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी के होते हैं, इनर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है हमेशा कि इन ऑर्बिट्स में घूमते हुए वो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में रहें। मतलब दे डू नॉट लाइक टू रिमेन इन आउटर ऑर्बिट्स, वो इनर ऑर्बिट्स में जाने की कोशिश में हमेशा बने रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रोवाइडेड वहां रहने की जगह हो। अब हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका नंबर फिक्स है कि जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते। सेकेंड शेल जो होता है, हाँ, या उसको ऑर्बिटल की थ्योरीज में जब आप कहते हैं कि वो 2s और 2p होता है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2s एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p एंड सो ऑन लाइक दैट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब electrons are there in different orbits. Suppose there is an electron in one of the orbits, and it happens that 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 electrons in this. It happens that with some energy, maybe in the form of heat, you might have given some energy in the form of heat, maybe you have allowed some light to fall on it, some particular frequency की light आपने इसमें डाल दी, या फिर आपने इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो सपोज इस ऑर्बिट से निकलकर इस ऑर्बिट में आ गया। तो यहां पर आप देखिए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी थी, हाँ, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। मतलब इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन के पास अब ऑप्शन है कि अंदर वाले ऑर्बिट में जा सके, क्योंकि वहां पे एक वैकेंसी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में आ जाता है, तो हम एक ऐसे एटम को कहते हैं कि वो एक एक्साइटेड स्टेट में है। मतलब उसमें से कम कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन तो है ऐसा जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं है। ओके, मतलब वो अगर अंदर वाले ऑर्बिट में जहां एक खाली जगह है वहां चला जाए तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन कम से कम ऐसा है इस एटम का जो एक्साइटेड है, तो ये हम कहते हैं दिस एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने इनर ऑर्बिट्स या मिनिमम पॉसिबल एनर्जी के ऑर्बिट्स में हैं, तो हम कहते हैं वो एटम एक ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, स्टेबल स्टेट में है वो। लेकिन ये अब एक अनस्टेबल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो ये एटम एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रहेगा भाई? ये कब तक ये इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में घूमता रहेगा? इसके आउटर ऑर्बिट में घूमते रहने की जो टेंडेंसी है, जो रहने की जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम है। ये इमीडिएटली अंदर आने की कोशिश करेगा। बट अब जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता नहीं कौन सा आएगा, क्योंकि सबके पास इक्वल चांस है आने का। कोई एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कूदकर अंदर जाएगा, और ये जब अंदर वापस जाएगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, तो इसको अंदर वापस जंप करने में 10 to the power -9 to 10 to the power -8 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। इतनी देर में ये इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है। पहली बात तो ये आउटर ऑर्बिट में रहना पसंद नहीं करता, और वो आता है जैसी कई जगह दिखाई पड़ी फट से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, और उसको जाने में सिर्फ 10 to the power -9 to 10 to the power -8 सेकेंड्स का वक्त लगता है। तो इफ देयर इज सम वैकेंसी इन इनर ऑर्बिट्स, electrons in an excited atom, if there is an electron which is in an excited state, the electron in the outer orbits have a tendency to jump back into the lower energies levels so that the atom may come back into its ground state. ये tendency है. And for an electron to jump back from higher orbits to inner orbits, it takes hardly 10 to the power minus, time taken is hardly 10 to the power -9 to 10 to the power -8 seconds. इतना समय लगता है खाली। तो इट इज मतलब व्हाट, इट इज 1 upon 10 to the power 8, मतलब 1 10 करोड़ ऑफ ए लाइट सेकेंड। मतलब ये इतना छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है कि हम इस टाइम इंटरवल को सिर्फ मैथमेटिकली लिख तो सकते हैं, सोच नहीं सकते।
इतना कम समय है ये। नाउ व्हाट मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ लाइट वी विल लर्न इन मैक्सवेल्स थ्योरी इज दैट व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप्स, ये इलेक्ट्रॉन का इनर ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करना, जैसे ही जंप हुआ, जैसे ये आउटर ऑर्बिट में कब आया था, मैंने कहा हीट दी थी या लाइट दी थी या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, मतलब एनर्जी देने से ये बाहर आया था। तो जब वापस जाएगा तो ये एनर्जी लेकर ऊपर गया, आउटर ऑर्बिट में गया था, जब वापस जाएगा तो ये वही एनर्जी को एमिट भी करेगा। तो वो जो एनर्जी एमिट होती है डेल्टा ई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मे बी लाइट वेव्स, मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स, maybe sometimes in some cases it is in the form of heat waves, in some other cases it may be in the form of ultraviolet waves. So it is possible that in some situations it may be in the form of light waves also. तो light कब कैसे कोई atom emit, मतलब actually light is emitted by atoms. In any source light is emitted by atoms. किसी भी source को आप imagine करो, सोचो कि जहां भी light emit हो रही है वहां किसी न किसी तरीके से आपने वहां कुछ एटम्स को एक्साइट किया पहले। तो जैसे इस ट्यूब लाइट में, इस ट्यूब सोर्स में हमने एक गैस भर रखी है। ओके, जब आप इस ट्यूब लाइट में से, इस ट्यूब में से जिसमें कोई गैस भरी हुई है, वो एक ड्राई गैस है, जब तक आप उसमें से कोई करंट नहीं पास करते हैं, उसके अंदर जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स भर रखे हैं वो सब ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में है तो वो कोई लाइट एमिट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आप उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं गैसेस में से जनरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता नहीं। ऐसा करवाने के लिए आपको एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप उसमें लगे हुए चोक से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस से उसके थ्रू एक करंट फ्लो करवाते हैं, अब करंट जाने से वो जो एटम्स उसके अंदर हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है एंड दे गेट एक्साइटेड। और वो जब एक्साइट होते हैं तो किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिट्स में जाता है, और वो एटम कितनी देर के लिए रहेगा, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एक्साइटेड स्टेट्स में रहेगा और तुरंत जंप करेगा वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट में। तो वो एटम या वो मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है बिकम्स द सोर्स ऑफ लाइट, वो लाइट एमिट करता है। ऐसे इस ट्यूब सोर्स में जो करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं, इवन तो आपने उसके अंदर थोड़ी सी गैस भरी है, सपोज मैं अगर उस गैस की क्वांटिटी को 10 to the power -3 मोल भी कह दूं, 1,000th of a मोल, 1,000th of a मोल का मतलब भी हो जाएगा 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। 1 mole means 10 to the power, 1 mole means 10 to the power 23 molecules. 1,000th of a mole भी अगर गैस भरी है, इसका मतलब 10 to the power 20 molecules। 1 करोड़ तो सिर्फ 10 to the power 7 होता है, मतलब there are crores and crores of molecules in a gas which is containing hardly 1,000th of a mole। जरा सी गैस में भी करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। तो जब उस गैस में से हम करंट पास कर रहे हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों एटम्स एक साथ एक्साइट होते हैं। इट्स नॉट कि 1 or 2 एटम्स आर एक्साइटेड, करोड़ों एटम्स एक्साइट होते हैं और करोड़ों एटम्स डी एक्साइट होते हैं। बट एक एटम या एक मॉलिक्यूल जो एनर्जी एमिट करता है, वो सिर्फ कितनी देर के लिए करता है, इतनी देर के लिए जितनी देर में इलेक्ट्रॉन वापस जंप करता है। दोबारा ये मॉलिक्यूल या ये एटम तब एनर्जी फिर से एमिट करेगा जब इसका फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो। मतलब एक एटम सोर्स ऑफ लाइट तो है, बट एक एटम सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ कितनी देर के लिए है, सिर्फ इतनी देर के लिए। आ रही बात समझ में। तो अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मैंने कहा एक ट्यूब है, इसमें एक पॉइंट जहां एक एटम है, दूसरा एक पॉइंट जहां एक दूसरा एटम है। ये एटम लाइट एमिट करता है, ये एटम भी लाइट एमिट करता है। ये एटम एक्साइटेड था और ये एमिट करता है, ये एटम भी एक्साइटेड था, ये भी एमिट करता है। ठीक है, सपोज ये दोनों एटम्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ जंप करवाया लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब दोनों वेव्स एक साथ क्रिएट हुई, दोनों एटम्स की लाइट एक साथ क्रिएट हुई। मान लीजिए दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों एटम्स एक साथ लाइट एमिट करते हैं, मतलब दोनों एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट में एक साथ जंप करते हैं। जब इसका एटम किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, इस एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन उसी हायर ऑर्बिट से उसी लोअर ऑर्बिट में जंप करता है। इस एटम का इलेक्ट्रॉन 6th से 5th में जंप करता है, इस इलेक्ट्रॉन का भी 6th से 5th में ही जंप करता है। बट ये भी कोई जरूरी नहीं होता,
एक इलेक्ट्रॉन 6 से 5th में जंप कर सकता हो, तो 6 से कोई 4th में वैकेंसी तो 4th में भी जंप कर सकता है। अलग अलग ऑर्बिट्स में अगर जंपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट एमिट करेंगे वो। बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज ये सारे एटम्स के अंदर एक ही ऑर्बिट है जिसमें जगह होती क्रिएट, और एक ही ऐसा ऑर्बिट है जिसमें वो हायर ऑर्बिट्स में जा पाते हैं, मतलब सारे एटम्स एक ही कलर की लाइट एमिट करते हैं। और ऐसा हो गया बाई चांस कि जब इसने एमिट किया उसी वक्त इस एटम ने भी किया। ठीक है, ठीक है, मतलब दोनों सोर्सेज एक साथ ऑन हुए, दोनों सोर्सेज की लाइट वेव्स एक साथ जाना शुरू हुई। कितनी देर के लिए जाएंगी? ये ऑब्जर्वर अगर इन दोनों लाइट वेव्स को रिसीव करेगा कहीं बैठकर, तो ये लाइट वेव्स उसको कितनी देर के लिए एक साथ मिलेंगी? सिर्फ 10 to the power -9 या 10 to the power -8 सेकेंड्स के लिए। फिर तो ये दोनों एटम्स बंद हो गए, जैसे कि दो गेट्स थे मैंने कहा वो बंद हो गए। अब अगली बार ये दोनों एटम्स फिर एक साथ एक्साइट ही होंगे, हु नोस। एक बार तो सपोज हुए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर एक साथ ही एक्साइट होंगे और फिर एक साथ डी एक्साइट होंगे, हु नोस। ठीक है, करोड्स ऑफ एटम्स आर देयर, और फिर आप एक ही एटम से लाइट वेव रिसीव कर पाओगे, दोबारा उसी एटम से फिर रिसीव कर पाओगे, ये कहां पॉसिबल है आपके लिए? तो हो ये रहा है कि अब जब लाइट सोर्स से आप दो अलग अलग पॉइंट से लाइट्स को रिसीव करते हो, वो दो पॉइंट सोर्सेस जो उसमें हैं, एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, उसके दो पॉइंट सोर्सेस अगर हम ले लें, वहां से जो लाइट आ रही है एटम्स के एक्साइट एंड देन डी एक्साइट होने पर, दे आर लाइक टू सोर्सेस विच आर रैंडमली स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। When an atom is excited and de-excited, it is on. But once it is de-excited, it is off. एक बार एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट में चला गया, वो एटम अब सोर्स नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब वो फिर एक्साइट होगा, फिर से सोर्स बनेगा वो। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग पॉइंट से आने वाली लाइट वेव्स, दे नेवर एमिट लाइट कंटिन्यूअसली, एंड व्हेन दे डू नॉट एमिट लाइट कंटिन्यूअसली, हाउ कैन दे बी कोहेरेंट? तो इसका मतलब लाइट सोर्सेस से कोहेरेंसी हमें मिलेगी नहीं। ये तो एक ही सोर्स से बात होगी। मैं अब अगर दो अलग अलग सोर्सेस ले लूं, एक सोर्स ऑफ लाइट ये है और इधर से एक लाइट वेव आ रही है इधर, ये तो कभी भी नहीं कोहेरेंट होंगी। तो इसका मतलब क्या, लाइट में हमें इंटरफेरेंस मिलना नहीं चाहिए? फिर मिला कैसे? इंटरफेरेंस मिला कैसे फिर? तो देखिए, मैं फिर एक सवाल पूछता हूं इस कोहेरेंसी को समझने के लिए। मैं फिर से देखिए समझने के लिए पूछ रहा हूं। एक रूम है, फिर से समझिए, हाँ, दिस इज अ रूम, नॉट अ पार्क, दिस टाइम इट इज अ रूम। ठीक है, रूम मीन्स इट हैज वॉल्स एंड विंडोज एंड ऑल। ये रूम बंद है, इसके डोर्स एंड सब बंद कर रखे हैं आपने, लेकिन इस रूम में बहुत सारे जो बच्चे खेल रहे हैं, दे आर ऑल स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर अनकंट्रोल्ड। यू कैन नॉट कंट्रोल देम, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस देम। ओके, हम उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते कि तुम ये करो और तुम वो करो, मतलब हमने उनको मास्टर कर रखा है, वैसे ऐसे करो। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप जो मन में आता है वो करते रहते हैं। Now inside this room there are several chairs, some desks are there, some shelves are there, some playing instruments are some उनके खेलने के लिए कुछ वो भी पड़े हुए हैं सामान, खिड़कियां हैं सब। What are they doing then inside? You are peeping in and you are observing. What are they doing? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किसी बच्चे को आप देखते हो कुर्सी पे बैठा है, कुछ टिफिन में से निकाल के खा रहा है, कोई एक डेस्क पे चढ़ रहा है, हाँ, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई खिड़की पे चढ़ रहा है, कोई एक अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। दे आर ऑल डूइंग रैंडमली व्हाटएवर दे लाइक। ऐसा हो रहा है। इफ आई आस्क यू कि दैट थ्रू सम पॉइंट होल यू आर ऑब्जर्विंग देम, इधर से आप झांक के देख रहे हैं, हाँ, यू कैन नॉट टॉक टू देम, उनको आप कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते। कैन यू फाइंड इनसाइड दिस रूम टू चिल्ड्रन डूइंग सेम एक्टिविटी फॉर ए लॉन्ग टाइम? एक जैसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब अगर वो लगातार एक जैसी हरकत कर रहे हैं, एक खाता है दूसरा भी उसी वक्त खाता है, हाँ, एक डेस्क पे चढ़ता है दूसरा भी उसी वक्त, वही वाला बच्चा उसके साथ वाला वो भी डेस्क पे चढ़ता है, वो कूदता है तो दूसरा वाला भी उसी वक्त कूद जाता है। मतलब जो भी वो एक्टिविटी एक करता है दूसरा भी वही एक्टिविटी कर रहा है। इस रूम में तो ऐसे कोई दो बच्चे नहीं मिलेंगे, है ना? मतलब नो टू चाइल्ड इनसाइड दिस रूम, नो टू चिल्ड्रन इन दिस रूम कैन बी ट्रीटेड एज कोहेरेंट। इट मे हैपन फॉर ए मोमेंट कि एक बच्चा डेस्क पे खड़ा हुआ और वो कूदा, उसी समय एक बच्चा और डेस्क से खड़ा हुआ और वो भी कूदा, बट नेक्स्ट मोमेंट फिर से वो वही एक एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी करेगी। हू नोस, एक वक्त तो कर लिया होगा मान लीजिए। सो दैट इज नॉट सस्टेन्ड।
राइट। ये तो तब हो सकता है कि जब कोई ट्रेन कर दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए कि भाई जाना और 5 बच्चे आप लोग ये करते रहोगे, दूसरे 5 बच्चे आपको बता दिया ये करते रहोगे, तो वो 2 बच्चे कोहेरेंट हो जाएंगे। ऐसा लाइट सोर्सेज में भी किया जाता है, स्टिमुलेटेड रहता है वो। हाँ, उनको लेजर्स कहा जाता है। लेजर्स का मतलब होता है लाइट एमिटेड थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेट किया जाता है कि एटम को एक्साइट किया जाता है, कुछ एटम्स को एक्साइट किया जाएगा, उसी समय दूसरा एटम भी एक्साइट होगा। जब डी एक्साइट होगा तो वो स्टिमुलेटेड एमिशंस होती हैं लाइट्स में, उनको लेजर्स कहते हैं। लेजर्स आर हाईली कोहेरेंट। लेजर्स क्रिएट की जा सकती हैं, वो कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं, शार्प बीम्स ऑफ लाइट्स होती है, वो यूनिडायरेक्शनल ट्रैवल करती हैं, इसीलिए वो, क्योंकि वो आपस में ओवरलैप होती चली जाती है, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमास क्रिएट, इसलिए वो देखिए स्कैटर नहीं होती है ना, वो लेजर्स होती हैं। खैर, लेजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लेजर से इंटरफेरेंस ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है ना। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी एक कोहेरेंट सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इनसाइड दिस रूम आई वाज आस्किंग कि हाउ कैन वी फाइंड 2 चिल्ड्रन डूइंग सेम एक्टिविटी। यू कैन नॉट फाइंड, बट इट कैन बी डन इन वन वे कि मैं इस एक रूम के वॉल को रिप्लेस कर देता हूं और वो एक मिरर बना देता हूं। एक वॉल को मैं एक मिरर जैसा बना देता हूं। देन नॉट ओनली वन चाइल्ड, आई विल फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन, a replica of all children will be visible in this room, and whatever one child is doing in this room, its replica, that is its image, is doing the same activity in another virtual room, that is the image room. So let me choose one child and his image, they will be coherent. When this child will do an activity, the image also will do the same activity. Or you may have two walls which are mirrors, 2 opposite facing walls which are both mirrors, right? So one child here will do one activity, his 2 images will be formed. Infinite images will be there, but I am focused only on 2 images. One image in this mirror, another image in this mirror, and those 2 images will be exactly identical. Means 2 virtual images of one source, one point source, can act as coherent. So that is how we create coherent sources in light. So first of all, you understood what is the way sources of the light sources emit light. ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे आप इधर। क्या करना है आपको, वो बताना है आपको। हाउ लाइट इज एमिटेड बाय अ सोर्स। पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ लाइट इज एमिटेड बाय अ सोर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, व्हाई 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, why 2 different sources of light are not coherent। 2 sources अगर लाइट के हैं तो वो कोहेरेंट क्यों नहीं होते। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड। हाउ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे क्रिएट किया जा सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं कि वी टेक ओनली वन मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, choose only one monochromatic source, don't take 2 sources, and with the help of either reflection, either using phenomena of reflection or maybe by refraction, you have to create 2 images, either one image or maybe 2 images. ठीक है, so we don't have to choose 2 different sources to have coherent sources of light. One monochromatic source, and with the help of either reflection phenomena or refraction phenomena, create an image or maybe 2 images. Then the source and its image, or the 2 virtual images of a single source, can act as coherent sources of light. पेयर ऑफ मोनोक्रोमैटिक चाहिए, तो एक ही सोर्स था, उसकी दोनों इमेजेस सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगी, तो अब 2 पेयर्स, एक पेयर हो गया, पेयर ऑफ मोनोक्रोमैटिक। मतलब आई नीड 2 सोर्सेस, दे मे बी रियल सोर्सेस, दे मे बी वर्चुअल सोर्सेस, मे बी बोथ आर वर्चुअल सोर्सेस, मे बी वन इज रियल अनदर इज वर्चुअल। तो एक ग्रीन कलर की लाइट एमिट कर रहा तो उसका इमेज भी तो ग्रीन ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा मेरे लिए,
ठीक है, ये इमेज मैंने रिफ्लेक्शन से करी, मिरर से बनाकर, या एक लेंस से क्रिएट की, या एक प्रिज्म से क्रिएट, हमें एक इमेज क्रिएट करवानी है। तो इमेज क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिफ्लेक्शन से करवाएं या फिर रिफ्रैक्शन से करवाएं। इमेजेस दोनों में बनती है, ठीक है। तो अ सिंगल सोर्स विच इज मोनोक्रोमैटिक and its one virtual image or maybe its two virtual images can be treated as coherent sources with respect to that source, original source. So that is how coherent sources are obtained in case of light waves. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। But in case of light, the very first experiment done for observing interference of light, as I told you, was done by Dr. Young. And in his experiment, he did not use either the phenomena of reflection or refraction to create coherent sources. What he used was another term, another way of creating coherent sources, that is called as division of wavefront. इसलिए हम कह रहे हैं कि इस टॉपिक में हम हाइगन्स वेव थ्योरी को यूज कर रहे हैं। He used the phenomena, मतलब the concept of division of wavefront. मतलब इन्होंने भी एक ही सोर्स यूज किया। What he did was he took one single source, a single source monochromatic source, एक source, point source, and if there is a point source, it will emit spherical wavefronts. We know that. एक single point source will emit spherical wavefronts. देखिए ये एक spherical wavefront emit हो रहा है, ये एक और wavefront, ये और wavefront ऐसे emit हो रहा है। Maybe this source does not emit light continuously. Randomly on हो जाता है, randomly off हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, एक ही जगह से एमिट हो रहा है। जब भी यहां से एक एटम या बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, कोई एक एटम जब भी लाइट एमिट करेगा वो थोड़ी देर के लिए एमिट करेगा, नेक्स्ट मोमेंट वो बंद हो गया, कोई दूसरा एटम एमिट करेगा, या फिर थोड़ा देर बाद तीसरा एटम एमिट करेगा। मतलब यहां से जो लाइट एमिट हो रही है रैंडमली एमिट हो रही है, कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है। Okay, now what he did, this light wave was allowed to fall on a obstacle which doesn't allow the light to cross through, and on that, like maybe it is a cardboard, एक प्लेन सरफेस रख दिया गया, और इसमें दो बहुत पास दूर दिख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत क्लोज है, ये सोचिए दो बहुत नैरो से स्लिट्स काटे गए। ये स्लिट्स ऐसे दिख रही है, समझिए कि ऐसी दो स्लिट्स कटी हुई है, ऐसे एक स्लिट लंबी सी है, ऐसी स्लिट है, एक लंबी सी स्लिट ऐसी। ये S1 है, ये S2 है। टू शार्प एज, लाइक एज ब्लेड की एजेस होती है जैसे, वैसी टू लाइंस कट कर दी गई। ना ये जो वेव फ्रंट्स हैं इस पर इंसिडेंट है। अब क्या होने वाला है कि इस स्लिट से ये वेव फ्रंट को बाहर आना है, और ये स्लिट सपोज फॉर टाइम बीइंग जस्ट अज्यूम करते हैं कि इस S से जितनी दूर है उतनी दूर ये S2 भी उतनी ही दूर है S। मतलब ये वेव फ्रंट जब S1 पर इंसिडेंट होगा उसी समय S2 पर भी इंसिडेंट होगा। नेक्स्ट मोमेंट अगर बंद हो गया, इसने वेव फ्रंट एमिट करना बंद किया, तो S1 पर भी बंद हो गया, S2 पर भी बंद हो गया। मतलब जब S1 पे लाइट इंसिडेंट होगी उसी समय S2 पर इंसिडेंट होगी। अब होता क्या है कि S1 पर जब वो इंसिडेंट हुई, यहां से वो वेव फ्रंट बाहर आता है, S2 से भी बाहर आता है। तो जब S1 से बाहर आएगा तभी S2 से बाहर आएगा। हाँ, ऐसा एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बाहर आएगा इसमें से, एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट यहां से आ रहा है, एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट यहां से बाहर आ रहा है। ये ऊपर से देख रहा हूं तो ये ऐसा कर्व जो दिख रहा है वो एक्चुअली सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर है। तो एक सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट यहां से आ रहा है, एक सिलिंड्रिकल, बट ये दोनों सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स इसी वेवफ्रंट के पार्ट है। और व्हाट वाज द वेवफ्रंट वी डिफाइंड? वेवफ्रंट वाज अ सेट ऑफ पॉइंट्स which are all in same state of vibration। मतलब ये वेवफ्रंट जिस वेवफ्रंट से निकल कर आ रहा है, ये वेवफ्रंट भी उसी वेवफ्रंट से निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसके हर पॉइंट सेम फेज में थे। तो इसका मतलब ये जो दो नए वेवफ्रंट्स निकल रहे हैं वो सेम फेज में होंगे। अगर ये वेवफ्रंट आना, अगला वेवफ्रंट, बीच में वेवफ्रंट कुछ देर के लिए नहीं आया, कुछ देर के लिए कोई वेवफ्रंट नहीं आया, मतलब सोर्स ने एमिट ही नहीं किया लाइट, तो S1 से भी नहीं एमिट होगा, S2 से भी नहीं एमिट होगा। फिर जब भी नया वेवफ्रंट S1 पर इंसिडेंट होगा वही फिर S2 पर भी, मतलब whenever a wave will be emitted from S1, same wavefront will be emitted from S2। Correct? Now you may have an observer here, यहां एक ऑब्जर्वर हो सकता है, here there is an observer somewhere। अब वो ऑब्जर्वर कहां है? मे बी वो S1 से जितनी दूर है उतनी दूर S2 से भी।
तो जब वो वेव फ्रंट चलता हुआ ऑब्जर्वर ओ के पास पहुंचेगा, वो ऑब्जर्वर S2 से जो वेव फ्रंट आया है वो S2 वो भी ऑब्जर्वर ओ के पास उसी वक्त पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन एक कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहां पर भी है, तो क्या हो रहा है, S1 से वो वेव फ्रंट थोड़ा पहले पहुंच जाता है, S2 से वो वेव फ्रंट थोड़ा देर बाद पहुंचता है, तो एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब भी आएगा, वो जो भी आएगा फेज डिफरेंस वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे इसका डिस्टेंस दोनों से बराबर था, तो ये हमेशा कहता है जब भी आता है मेरे पास, रुक रुक के क्यों ना आता हो, आता है जब भी है वो जीरो फेज डिफरेंस के साथ ही आता है, तो जीरो फेज डिफरेंस होना मतलब कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। और ये कहता है कि मेरे पास जब भी आता है वो आधे ऑसिलेशन के फर्क के साथ आता है, इसका जो वेव आता है आधे ऑसिलेशन के बाद ये पहुंचता है, तो ये हमेशा बोलेगा डिस्ट्रक्टिव। मतलब इट इज नॉट एसेंशियल दैट दिस सोर्स S में एमिट लाइट कंटिन्यूअसली। वो मतलब वो जो डिफरेंस है ना एमिट होने का वो बहुत कम है। हमें तो एक सोर्स ऐसा नहीं लग रहा है कि रुक रुक के लाइट एमिट कर रहा है, क्योंकि करोड़ एंड करोड़ ऑफ एटम्स आर एमिटिंग। हम एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट एमिट ले रहे हैं तो वो लाइट कंटिन्यूअसली एमिट नहीं हो रहा है ना। इवन इफ इट इज नॉट एमिटिंग कंटिन्यूअसली, व्हेनेवर इट एमिट्स, वो S1 पर भी इंसिडेंट होगा, S2 पर भी। सो दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वन वेव फ्रंट डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर वेव फ्रंट्स। तो टू सिमिलर वेव फ्रंट्स डिवाइडेड और मतलब मेड फ्रॉम द सेम सिंगल वेव फ्रंट आर ऑलवेज कोहेरेंट। So this is what Dr. Young used in his experiment to obtain interference of light. So he took one single source, which was a monochromatic source. The waves from that particular source was allowed to fall on two very close narrow slits. Two straight slits were made, है ना, very very close. The distance is very less. We will talk about the distance experimental setup में उसको हम discuss करेंगे. And the two sources, the two waves which emitted, the waves which came out from those two slits, those waves behaved like two coherent waves. They were not real sources. They were not real. Real source is S. But the wavefronts from S, when they were falling upon S1 and S2, S1 and S2 started behaving as two sources. And these two sources were behaving like coherent sources. And the light from these two slits was received on a screen. At some distance, the screen was placed. And when he saw on that screen, he observed a pattern of interference. So that was the first observation of interference. Okay? So let me finish up in this lecture about what is coherent sources. And next class we will take up what is Young's double slit experiment. है ना, उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड थियरी ऑफ फ्रिंजेस, ये हम अगले में करेंगे, है ना। तो जस्ट आपको वो आंसर्स लिखने हैं, वो तीनों आंसर्स करके रखने हैं, ठीक है।